यासर को अपना सूट लेने बाजार जाना था और मोटरसाइकिल ने ऐन वक्त पर दवा दे दी। अबू पहले ही जा चुके थे और तासीर भाई तो अपनी टांग में लंग की वजह से बाइक इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे। फिर उनका जनरल स्टोर घर से करीब ही था, आराम से पैदल चले जाते और आ जाते। अब यासर साहब अपनी बाइक को किक लगा लगा कर थक गए, मगर वो अल्लाह की बंदी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लो जी, ये मोहतरमा तो गई काम से। यासर हाथ झाड़ता हुआ अंदर आ गया और लाउंज में सोफे पर टिक गया। अब कैसे जाएंगे यासर भाई? उल्फत को फिक्र लाहक हुई। जाएंगे अपनी बाइक पर, नहीं तो किसी और की ले लेंगे, यासर ने इत्मीनान से जवाब दिया। अपनी चीज, वो भी इतनी महंगी, कौन देता है? रहमत को भी हैरत हुई। अरे अल्लाह की रहमत, हमारे इर्द गिर्द अफराद और वसाइल की कमी नहीं, फ़कत उन्हें देखने और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यासर ने लापरवाही से अपना बल्कि अपने घर के जुमला मकीनों का फ़लसफ़ा बयान किया, जो वो ज़िंदगी गुजारने और अपना काम निकालने के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे। रहमत खामोश हो गई। उसे अंदाज़ा था कि यासर भाई जो कुछ कह रहे हैं इस पर अमल कर भी लेंगे और अपना काम निकाल लेंगे, और यही हुआ। 2 घर छोड़कर तीसरा घर बर्नी अंकल का था। हाल ही में रिटायर्ड हुए थे। हर दूसरे दिन अपनी मोटरसाइकिल बाहर निकाल कर चमकाते रहते थे। यासर उनके पास पहुंच गया। अंकल, थोड़ी देर के लिए बाइक चाहिए। अंदाज इंतहाई शरीफाना और मोदबाना था। फिर भी अंकल ने घूर कर उसे देखा। किस लिए चाहिए? दादी की दवाएं लानी हैं, ख़त्म हो गई हैं। एक तो बहुत ज़रूरी है, अभी खाने से पहले खाएंगी। एमरजेंसी नहीं होती तो शाम में ले आता, मैं अपनी बाइक ठीक करवा कर। इस वक्त पूरी दुनिया में यासर से ज़्यादा मस्कीन कोई नहीं था। कितनी देर में आओगे? उन्होंने अबरू उचकाकर इस मस्कीन को देखा। बस यही कोई आध घंटा लगेगा। एहतियात से चलाना और ज़्यादा तेज़ नहीं करना रफ्तार को। चाबी थमाते हुए उन्होंने नसीहत और ताकीद एक साथ की। शुक्रिया अंकल। यासर ने उनके हाथ से चाबी ली और उड़न छू हो गया। मेहंदी की तकरीब आम रिवाज के मुताबिक एक ही जगह एक साथ थी। दिन में तैयारियों का आगाज सुबह से ही हो गया था। कोमल आंख खुलते ही पहले अपना दुपट्टा लेकर बैठ गई। उसके किनारों पर धनक लगा रही थी। थोड़ा सा दुपट्टा रह गया था, उसे जल्दी जल्दी मुकम्मल कर रही थी। नाश्ते से ज़्यादा सबको शाम की फिक्र थी। महम को अब याद आ रहा था कि उसके लहंगे की मैचिंग बालियाँ लेनी हैं। नेमत बार बार आईने में अपना जायजा ले रही थी कि पिछले 1 माह से वो जो निहार मुंह एक गिलास गर्म पानी में लीमू निचोड़कर पी रही थी, उससे कोई फर्क पड़ा या नहीं। रहमत मास्क बनाने के लिए खवातीन डाइजेस्ट का ताज़ा तरीन शुमारा उठाए ब्यूटी बुक्स पढ़ रही थी। उल्फत सबसे बेनियाज अभी तक लिहाफ ताने बिस्तर पर ऐंठ रही थी। वो अपनी नींद और आराम पर कोई समझौता नहीं करती थी। सिदरा भी अभी उठी थी। अब बैठी अपनी मुंदी मुंदी आंखों से सबको देखती दुहाइयां दे रही थी। अरे कोई जाकर नाश्ता तो बना लो, शक्ल तो धो लो पहले, नाश्ता भी मिल ही जाएगा। माहम किचन में ही जा रही थी। आज तो हाफ फ्राई बना दे माही, कितने दिन हो गए अंडा खाए हुए। सिदरा ने बड़े प्यार और लजाजत से छोटी बहन को देखा। हरगिज नहीं, तुम्हें दूध जलेबी मिलेगी और बस। स्किन इतनी हसास है तुम्हारी, फौरन दाने निकल आते हैं। 2-3 दिन और परहेज कर लो, फिर खाती रहना शादी के बाद, जितने दिल चाहे अंडे। और क्या है भाई, 1 हफ्ता हो गया है नाश्ते में दूध जलेबी खाते हुए, अब तो अच्छी भी नहीं लगती। पता नहीं तुम लोग क्या चाहते हो। सिदरा ने मुंह बसोरा। हम चाहते हैं कि हमारी बहन अपनी शादी के दिन दुनिया की सबसे हसीन दुल्हन लगे। वो तो पार्लर वाले बना ही देंगे। जी नहीं, दुल्हन की खूबसूरती सिर्फ मेकअप और ब्यूटिशियन की मरहूने मिन्नत नहीं होती, वो एक अलग ही शय होती है जिसे रूप कहते हैं, और जो फकत अंडा ना खाने की वजह से आता है। बिल्कुल। हम दोनों मेहंदी का थाल लेकर आगे आगे चलेंगे।
उल्फत और कोमल सर जुड़े बैठी थी। क्या पता कोई हीरो टकरा जाए, जैसे कहानियों और ड्रामों में होता है ना। उल्फत का चेहरा अपनी हथेलियों के प्यालों में धरा था। जलती हुई शमों की रोशनी हमारे चेहरों पर पड़ रही हो। और क्या होता है आगे? उसने सवालिया नजरों से कोमल को देखा। तुम्हारा दुपट्टा आग पकड़ ले और वो बचाने आए। अल्लाह ना करे। आग के तस्वुर से ही उल्फत का दिल दहल गया। नहीं भाई, ये आइडिया ठीक नहीं, काफी खौफनाक है। अच्छा, तो तुम मोमबत्ती का थाल उठाए उठाए आगे जा रही हो और एकदम उससे टकरा जाती हो। कोमल ने दूसरा मंजर पेश किया। वो तो सब लोग देख लेंगे। उल्फत ने फिर एतराज उठाया। अब मेहंदी के फंक्शन में सारे मेहमानों और घर के मकीनों को गायब करके सिर्फ तुम दोनों का सीन कैसे करवाऊं? कोमल बेचारी मुश्किल में पड़ गई। कहानियों में तो ऐसे सीन होते हैं, उल्फत ने दलील दी। कहानियों में होते हैं बेवकूफ, हो सकते हैं। कहानी में तो कुछ भी हो सकता है, असल जिंदगी में थोड़ी होता है। कोमल ने तफसील से उसे समझाया। होता ही होगा, तभी तो फिल्मों में, ड्रामों में और कहानियों में दिखाते हैं। उल्फत का दिल ख्वाब देखने पर मिस्र था। हाँ, हो सकता है, होता है, मगर जरूरी तो नहीं कि ऐसा सीन मेरे या तुम्हारे साथ भी हो। कोमल का हकीकत पसंद दिल अब जरा ढिलमिल हो रहा था। दुनिया में कहीं भी, कभी भी, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। उल्फत ने अपने वजन से भी ज्यादा भारी फलसफा बिगाड़ा। हाँ, हो तो सकता है, मगर दुआ करो कि जो कुछ भी हो अच्छा ही हो। कोमल ने इस फलसफे के आगे गिरा लगाई। आमीन, उल्फत ने बड़े खुशू खुशू से कहा था। महम जल्दी जल्दी रोटी बेल रही थी। दूसरे चूल्हे पर सालन गर्म हो रहा था। रहमत यार, प्लीज जरा ये सालन प्लेट में निकाल दो और मैं ये रोटी डाल रही हूँ। दादी को ऊपर खाना दे आना, मैं अब कपड़े प्रेस करूंगी, लाइट का कोई भरोसा नहीं। महम के हाथ और जुबान यकसा रफ्तार से चल रहे थे। एक बात तो बताओ, दादी को ऊपर क्यों शिफ्ट किया हुआ है? बिल्कुल ही अकेली पड़ जाती हैं। खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाए तो किसी को पता भी न चले। रहमत जब से आई थी तब से ये सवाल उसे चुभ रहा था। आज उसने पूछ ही लिया। ये तो अम्मी से पूछो, ठीक ठीक जवाब उन्हीं से मिलेगा। एक मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ उसने रोटी तवे पर डाली। अब उनसे कौन पूछे, तुम ही बता दो। रहमत ने प्लेट में सालन निकालकर ट्रे में रखा। वही सास बहू की रिवायती जंग है यार। पहले अम्मी कमजोर थीं, बेबस थीं। दादी ने कोई कसर न छोड़ी उन्हें तंग करने में। बहुत परेशान किया है अम्मी को भी, हम सब को भी। फिर सब बच्चे बड़े हो गए, अब अम्मी का वक्त है। फिर अब्बू भी पहले जैसे दादी के फरमाबरदार नहीं रहे, अब वो भी अम्मी से जरा दबने लगे हैं। तो अम्मी ने ये आधा घर नीचे का किराए पर दिया तो दादी को ऊपर शिफ्ट कर दिया कि नीचे हम लोग ही बामुश्किल रह रहे थे। तो अब ले आओ नीचे, अब तो किराएदार चले गए। बहुत बोलती हैं भाई, तुम्हें क्या मालूम, हर बात पर ऐतराज, हर वक्त कभी किसी को रगड़ती हैं, कभी किसी को रगीटती हैं। ऐसे बुढ़ों को बर्दाश्त करना खुद को हलकान करना है। माहम ने रोटी सेंक कर रुमाल में लपेटी और ट्रे में रख दी। हमारी दादी भी ऐसी ही हैं, हमने उन्हें कैदे तन्हाई की सजा तो नहीं दी। रहमत का दिल दुखा था माहम की बात सुनकर। पहली बात तो ये है कि हमारी दादी तुम्हारी दादी यानी हमारी नानी से भी 4 हाथ आगे ही हैं। और दूसरी बात ये कि नानी को अपने साथ नीचे रखना सबकी मजबूरी है। घर में कहीं और कोई जगह नहीं। तुम लोगों के पास अगर अख्तियार और चॉइस होती तो तुम लोग भी शायद यही करते। माहम ने साफ गोई का मुजाहरा किया। मगर इतना गम ना खाओ डियर। तसीर भाई की शादी हो जाए तो वो ऊपर ही रहेंगे। अभी इस पहली से अम्मी ऊपर का पोर्शन किराए पर दे रही हैं, इसीलिए तो बनवाया है। तो दादी इतनी अकेली भी नहीं रहेंगी। माहम इस बार उसे तसल्ली दे रही थी और साथ ही हिदायत भी। अब जरा ये ट्रे उठा लो और जल्दी से दादी को खाना दे आओ। जा रही हूँ। रहमत ने बोझल दिल के साथ ट्रे उठा ली। शाम में मेहंदी की तकरीब खैर खैरियत के साथ गुजर गई। यानी उल्फत के साथ और ना ही कोमल के साथ कोई इत्तफाकिया सीन नहीं हुआ।
दानिस्ता या ना दानिस्ता कोई टकराया भी नहीं। और अहम बात यह कि कोमल और उल्फत को याद भी नहीं रहा कि तकरीब से कबल वो किस किस्म के ख्वाब देख रही थी। शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, मज़ेदार बारबेक्यू, इतना मज़ा आ रहा था कि कोई हसरत याद ही नहीं आई। बारात के दिन सब लड़कियों का एक सा हाल था। तैयार हो होकर एक दूसरे से पूछती रहीं, मैं कैसी लग रही हूँ, मेकअप ठीक है ना, हेयर स्टाइल सूट कर रहा है। और अगली अपना आप देखने की फिक्र में गलता, उसे देखे बगैर ही हाँ बहुत अच्छी लग रही हूँ कहकर अपनी जान छुड़ाती। एक दूसरे से पूछने पर तसल्ली न हुई तो सेल्फियां लेने में मगन हो गई। जरा सी देर में 20-25 सेल्फियां ले डाली। एक एक का बगौर मुआयना करके 20-22 डिलीट कर दी, 2-3 रहने दी। तकरीबन सब की सब इसी मशगले में मसरूफ थी कि बारात आने का गलगला उठा। सारी कजन्स को इस्तकबालिया पर खड़े होकर मेहमानों का इस्तकबाल करना था, और इस मकसद के लिए किसी ने हार पहनाने के लिए हार संभाले हुए थे, कुछ के पास फूल थे मेहमानों को देने के लिए, कुछ के पास पत्तियां थी उन पर निछावर करने के लिए। सब की सब हड़बड़ा गई, मोबाइल एक तरफ किए और हार फूल पत्तियां उठाकर इस्तकबालिया की तरफ भागी। उल्फत भी गुलाब की पत्तियों की प्लेट संभाले और उसके साथ अपना दुपट्टा संभाले तेज तेज कदमों से रवाना हुई, और सारा ध्यान हाथ में मौजूद प्लेट और बार बार फिसलते दुपट्टे की तरफ था। सामने देखा ही नहीं कि अचानक ही किससे टकराई और हाथ में मौजूद पत्तियां मेहमानों से पहले किसी और पर निछावर हो गई। उल्फत का सारा ध्यान और फिक्र पत्तियों और प्लेट की तरफ था। टकराने वाले मौसूफ झुककर प्लेट सीधी कर रहे थे। उल्फत ने एक नज़र देखा, झुके हुए सर पर आगे की तरफ तो बाल घने थे, अलबत्ता सर के बीचों बीच एक छोटा सा गंज था। उल्फत अभी ठीक से बदमज़ा भी नहीं हो पाई थी कि मौसूफ की अगली बात, बल्कि पहली ही बात पर सारे अरमानों पर बर्फ बल्कि ढेरों ढेर बर्फ गिर गई। मौसूफ फरमा रहे थे, माफ़ करना बेटी, मैं आपको देख नहीं सका, आपको चोट तो नहीं आई। 50-55 के पेटे के वो साहब बड़ी खुश खल्की से माजरत कर रहे थे। इट्स ओके अंकल। उल्फत के हवाइयाँ उड़ते चेहरे पर और बेचारगी छा गई। जल्दी जल्दी उल्टी सीधी पत्तियां प्लेट में डालकर वो तेजी से फिर भागी, और बगैर किसी खुशगवार और नाखुशगवार वाक़ये के दूसरी लड़कियों के पास पहुंच ही गई। बारात आ गई थी, मेहमानों का इस्तकबाल भी हो गया, और माँ दूल्हा सब अंदर आ गए। निकाह मेहंदी वाले दिन हो चुका था, इसलिए खाने के लिए मेहमानों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। रुखसती के वक्त दुल्हन और घर वालों समेत सारी लड़कियां भी जज्बाती हो गई थीं। वलीमे के बाद लड़कियां अपने घरों को वापस आ गईं। कोमल दब्बू सी सहमी हुई सी थी, दिमाग को ज़्यादा जहमत नहीं देती थी। उल्फत ख्वाबों ख्यालों में खोई रहती थी, कोई अनजान शहजादा, कोई अजनबी अचानक से ज़िंदगी में आएगा और ज़िंदगी एकदम हसीन हो जाएगी। नेमत वही लापरवाह और बेनियाजी के रंगों में रंगी हुई थी। रहमत ज़रा हकीकत पसंदाना ख्यालात की मालिक थी। आसपास का माहौल, लोगों के रवैये, बातें देखती सुनती और महसूस करती थी। उसे अपने घर वालों की, अपनी बहनों की फिक्र थी। घर के दूसरे मकीनों की तरह दादी की बातें और रवैया उसे भी कभी कभी खुलता था, मगर माँ की साबर फितरत का थोड़ा सा असर उसके अंदर था। मगर माजदा फूफो के घर जो माहौल और खुसूसन अपनी सास के साथ उनका रवैया देखकर आई थी, उससे रहमत का दिल खासा बुरा हुआ था। फूफो घरदारी में उलझी हुई थी, उनका मेके आना कम कम ही होता था। इधर ये लोग भी वहाँ कभी कभार ही जाती थी, अंदाज़ा ही नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। पहले तो मेहमानों की तरह गईं, 2-3 घंटे बैठकर आ गईं। अब शादी के मौका पर रहने का मौका मिला तो मालूम हुआ कि चमकते दमकते सजे सजाए घर और खुशहाली की झलक लिए अखराजात के पीछे कैसे कैसे जोड़ तोड़ हैं। रहमत कपड़े फैलाने छत पर आई थी, सारे कपड़े धोकर इकट्ठे ही ऊपर ले आई फैलाने के लिए। बार बार चक्कर लगाना बड़ा दुश्वार और थका देने वाला काम बन जाता था। वो सारे कपड़े खंगाल कर बाल्टियों में भर लेती और बिलाल, हमजा या शारक जो कोई भी मुयसर होता वो पहुंचा देते। अलगनी पर कपड़े डालते हुए तायरे ख्याल परवास करते करते कहाँ से कहाँ पहुंच रहा था। फुफ्फो के बटे हुए सजे हुए स्टाइलिश घर और खुले घरेलू अखराजात देखकर कभी कभी लड़कियों को अपने घर और माहौल के बारे में एहसास कमतरी होता था। ढंग का एक ड्राइंग रूम तक तो है नहीं घर में।
4 लोग आ जाएं तो बिठाने की जगह नहीं है। ऊपर से दादी को शादियों की फिक्र लगी रहती है। लड़कियां कभी कभी आपस में बोलकर अपने जी की भड़ास निकाल। ऊपर अच्छा खासा कमरा मौजूद है, चाहें तो वहां शिफ्ट हो सकती हैं, मगर यही नीचे ही डेरा डाल कर रखा है कि इस कमरे में शादी होकर आई थी तो जीते जी यहाँ से नहीं निकलेंगी। कमरा खाली हो जाए तो कितना अच्छा ड्राइंग रूम बन सकता है, फुप्पो से भी अच्छा। चलो छोड़ो, जैसा है इसी में गुजारा करने की आदत डालो। रहमत बहनों को चुप करा देती थी। गुजारा ही कर रहे हैं। उल्फत बुरा सा मुंह बनाती। उसके ख्वाबों में ऐसे घर की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं थी। एक बाल्टी के कपड़े ख़त्म हो गए थे। उसने अब दूसरी बाल्टी के कपड़े फैलाने शुरू किए। नेमत और उल्फत और कभी कभी रहमत भी अम्मी को बातों बातों में जता देती या गिनवाती रहती थी। पप्पो ने नया फ्रिज लिया है, फुल साइज का। एलईडी है, सोफे खरीदे हैं, एसी लगाया है, किचन रिन्यू करवाया है, नए टाइल लगवाए हैं, पर्दे, बर्तन, आराइशी एशिया। फिर इन सब का अपना पहनना ओढ़ना। जब कभी भी लड़कियों का पप्पो के घर जाना होता या पप्पो का यहाँ आना होता, उनकी मालूमात में इजाफा ही होता कि पप्पो के घर नया इजाफा क्या हुआ है। कभी तीनों बहनें माँ के सर हो जाती। आप भी कोई बड़ी कमेटी डालकर घर के लिए सामान खरीद लें। अम्मी के लबों पर एक फीकी बेबस सी मुस्कुराहट आ जाती। मेरे पास इतने पैसे कहाँ होते हैं, बस घर के अखराजात की रकम देते हैं तुम्हारे अब्बू। फिर तुम्हारी पढ़ाइयों के खर्चे हैं, वो फीस वगैरह भी भर देते हैं। तुम लोगों की शादियों के लिए एक बड़ी कमेटी डाली हुई है उन्होंने, मुझसे जिक्र किया था, अम्मी ने कहा। ओफो, मेरी भोली अम्मी, आजकल रिश्ते भी इतने आराम से नहीं आ जाते। लोग घर देखते हैं, इलाका, घर की सजावट, स्टेटस, बाप भाइयों की नौकरियां, पता नहीं क्या क्या कुछ देखते हैं। रहमत ने इंकशाफ किया। लोग कुछ भी देखें, होता तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। अम्मी ने बड़ी सादगी से गहरी बात की थी, मगर उसकी गहराई समझने की कोशिश लाउबाली सी लड़कियों ने कभी नहीं की। मगर अब रहमत सोच रही थी, फुप्पो के घर जिन चीज़ों को देखकर वो एहसास कमतरी का शिकार होती और माँ से कहकर शायद उन्हें भी तकलीफ पहुंचाती थी, उनकी हकीकत अब उस पर आश्कार हुई थी। फुप्पा बड़े चलता पुर्जा किस्म के आदमी थे। पीएन थे, सरकारी अदारा और सरकारी नौकरी थी। अफसरों की चापलूसी करने और अपने घरेलू हालात का रोना रोने में माहिर थे। मामूली सी परेशानी को इस तरह बयान करते कि राई का पहाड़ बना देते। ऊपर का कव्वा, 2-4 अफसरान उन पर मेहरबान थे। किसी ने घर शिफ्ट किया तो पुराने घर का सामान जो नया सा ही था उन्हें दे दिया। आए दिन 100, 200, 500 उनकी खुशामद प्लस खिदमत पे खुश होकर उन्हें दे देते। हत्ता के घर की बालाई मंजिल बनवाने के लिए भी एक माकूल रकम अपने अफसरान से उन्हें मिल गई थी। तो फुप्पा जैसे लोग हैं जिनकी 5 उंगलियां घी में और सर हमेशा कड़ाही में रहता है, रहमत ने सोचा। फिर उनके घर का हिसाब किताब और दूसरे मामलात भी अच्छे खासे गड़बड़ किस्म के थे। अभी पुप्पो ने उनके सामने ही इलाके के दर्जी से शादी के दुल्हन के ढेरों ढेर कपड़े सिलवाए थे। 5,000 एडवांस दे दिए। वो बेचारे ने खुश होकर दर्जनों कपड़े सी दिए। 40,000 का बिल बना था, लाकर एक तरफ डाल दिया। अभी तो नहीं दे रही मैं कोई पैसे वैसे, पुप्पो ने साफ इनकार कर दिया। दर्जी साहब ने चक्कर लगाना शुरू कर दिए। जान पहचान का था, इलाके में ही दुकान थी। आपा आपा करके उनकी खुशामदें कर रहा था। अरे आपा, कुछ तो दे दो, मेरा भी काम चले। कारीगरों को पैसे देने हैं, अपने पल्ले से कहाँ से दूं? चलो बाकी शादी के बाद दे देना, मुझे भी अंदाजा है शादी का मौका है। बेटी की शादी का सुनकर शरीफ इंसान तहजीब बल्कि रकीकुल कल्बी का मुजाहरा करता है। दर्जी बेचारा भी शरीफ आदमी था। आपा कहते हो, फिर बहन भांजी का जरा ख्याल भी नहीं कर रहे? शादी से फारग हो जाऊं, थोड़े थोड़े करके दे दूंगी। थोड़े थोड़े करके? दर्जी बेचारा रहा। ए हाँ, एकदम से 40,000 कैसे निकालूं? खाने के पैसे रखे हैं, उसमें से दे दूं तो बारातियों को क्या खिलाऊंगी? मगर आपा, मेरा भी तो कुछ सोचो।
ارے میرے بھائی، ایک جگہ سے 50,000 کی کمیٹی ملنی تھی، کمبخت نے عین وقت پر دھوکہ دے دیا کہ کمیٹی ٹوٹ گئی، جو پیسے بھرے تھے وہ بھی نہیں ملے۔ اس کمیٹی کے آسرے پر ہی میں نے اتنے سارے کپڑے سلوا لیے، پتا ہوتا کہ منحوس ماری ایسے کرے گی تو اتنے جوڑے کاہے کو سلواتی۔ پھپھو خدا جانے کس نادیدہ ہستی کو کمبخت اور منحوس کے القاب دے رہی تھی۔ درزی بیچارہ مایوس ہی لوٹ گیا۔ پھپھو نے ویسے اسے یہ تسلی کرا دی تھی کہ شادی کے بعد یکمشت نہیں تو ماہانہ تھوڑی تھوڑی رقم کر کے وہ ایک ایک پائی چکا دیں گی، اور یہ انہوں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، کسی کا پیسہ وہ اپنے اوپر باقی نہیں رہنے دیتی تھی، دیر سویر چکا ہی دیتی تھی، بس یہ تھا کہ اپنے کام نکال لیتی تھی۔ اگلا بیچارہ خوار ہوتا پھرے ان کی بلا سے۔ رحمت نے تینوں بالٹیاں خالی کر دی تھیں اور تینوں الگنیاں کپڑوں سے بھر گئی تھیں۔ ایک بالٹی اس نے وہیں چھوڑی اور 2 بالٹیوں کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے جانے سے پہلے ہی بلال سے ٹکراؤ ہو گیا۔ بلال، اوپر ایک بالٹی پڑی ہے، وہ ذرا نیچے لا کر رکھ دینا۔ اچھا، رکھ دوں گا۔ یہ بتاؤ تم لوگوں نے پکایا کیا ہے؟ بلال شاید اس کا منتظر تھا، تب ہی سیڑھیاں اترنے کی آواز پر فوراً باہر آیا تھا۔ ہم نے؟ رحمت نے سوچنے کی کوشش کی۔ ہم نے؟ رحمت نے سوچنے کی کوشش کی۔ کھانا پکانے کا کام زیادہ تر نعمت کرتی تھی۔ ایک تو یہ کہ اسے شوق بھی تھا پکانے کا، اور پھر کچھ اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی تھا، تو دادی اور ابا کی خصوصی فرمائش یا مرضی یہی تھی کہ کھانا وہی پکایا کرے۔ میرا خیال ہے نعمت آلو کے پراٹھے بنا رہی ہے۔ رحمت نے فضا میں تیرتی پراٹھے کی مزیدار سی خوشبو کو محسوس کیا، اور پھر اسے یہ بھی یاد آیا کہ جب اس نے مشین لگائی تھی تو نعمت نے ایک پتیلا بھر کے آلو ابلنے کو رکھے تھے۔ آلو کے پراٹھے؟ بلال نے تھوک نکلا۔ 2-3 دے دو گی؟ وہ انتہائی لجاجت سے بولا تھا۔ ہاں، اس میں کہنے کی کیا بات ہے؟ رحمت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی اس گھرانے میں یہ روایت باقی تھی کہ آلو کے پراٹھے، بیسن کی روٹی، پائے، نہاری، حلیم یا اس طرح کی کوئی بھی شے، حتیٰ کہ آلو چاول بھی پکتے تو اوپر نیچے ایک دوسرے کو ضرور بھیجتے تھے۔ کوئی چیز اگر دادی یا ابو کی پسند کی ہوتی تو فہمیدہ چچی ان دونوں کے لیے الگ سے بھجواتی تھی۔ کوئی چیز اگر دادی یا ابو کی پسند کی ہوتی تو فہمیدہ چچی ان دونوں کے لیے الگ سے بھجواتی تھی۔ نہیں، گھر میں سب کو نہیں، صرف مجھے۔ خیریت تو ہے؟ رحمت نے اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیا۔ وہ موٹو بھی تھا اور پیٹو بھی، لیکن ایک بات تھی کہ سب کے کام کرتا تھا، اپنے گھر کے بھی اور نیچے والوں کے بھی۔ ارے ہم دوست کبھی کبھی ایک دوسرے کے گھروں پر کھانا کھاتے ہیں۔ آج میرا ایک دوست آیا ہے کھانا کھانے۔ کومل نے چکن بنائی ہے، مگر اس کی شکل ہی اچھی نہیں، کھانے میں کیا خاک اچھی ہوگی؟ بلال نے برا سا منہ بنایا۔ سچ تو یہ تھا کہ کومل بس گزارے لائق ہی کھانا پکاتی تھی، شاید کچن کی ذمہ داریوں سے جان چھڑانا چاہتی تھی، جو ماں نے زبردستی اس پر ڈال رکھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پراٹھے بھجوا دوں گی۔ رحمت نے اس کے منہ بنانے پر اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ نہیں نہیں، میں خود آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ بعد آ جانا، اور ہاں، بالٹی یاد سے لے آنا۔ رحمت بولتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ نیچے کچن میں گئی تو نعمت پیڑھی پر بیٹھی پراٹھے پکا رہی تھی۔ روٹیاں پراٹھے وہ عموماً نیچے بیٹھ کر ہی بناتی تھی، آرام سے۔ 4 پراٹھے زیادہ بنا لینا، بلال کو دینے ہیں۔ رحمت بھی پیڑھی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گئی۔ کراچی میں سردیاں شروع ہو کر اپنے شباب پر تھیں، یعنی پنکھا یا اے سی فل سپیڈ میں چلا کر لوگوں نے لحاف اور کمبل اوڑھنے شروع کر دیے تھے۔ باہر جا کر کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں آئس کریم کھا رہے تھے، سستے مہنگے ڈیزائنر اور لنڈے کے گرم ملبوسات پہن کر یوں خوش ہو رہے تھے کہ جی سردیاں آ گئیں، حالانکہ یہاں سردیاں نہیں، سردیوں کی فقط ایک ہلکی سی لہر آتی ہے، جو آتی ہے اور پھر فوراً ہی واپس بھی چلی جاتی ہے، کچھ اس طرح جیسے کوئی بھی امریکی صدر بذات خود اپنی آمد کا شرف بخشنے کے بجائے اپنے کسی چھوٹے سے وزیر کے، ادنا سے سیکریٹری کے، معمولی سے اسسٹنٹ کو پاکستان بھیج کر اپنی نمائندگی کا حق ادا کرتا ہے۔